आज मैं ऑन ऑफ सिचुएशन पर बात करूंगी कि इस जर्नी में ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों होता है और क्या इस पे लगाम लगाया जा सकता है और होने के पीछे का जो रीज़न है वो मैं बताऊंगी। तो एनर्जी वाइज सब कुछ होगा क्योंकि हम लोग जो है ना वो बॉडी वाइज चीज़ों को देखते हैं और इसी वजह से चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन होता है वो तो बॉडी वाइज देखने में आता है, लेकिन पहले चीज़ें एनर्जी वाइज घटती हैं, उसके बाद जो रिएक्शन है 3D लेवल पर वो बॉडी वाइज देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं ऑन ऑफ सिचुएशन कैसे होता है और क्यों होता है यही टॉपिक है और इसी पर मैं बात करूंगी। ठीक है, हालांकि इस जर्नी में सबको पता है कि ये चीज़ें गलत है, कहीं ना कहीं हमारा इंट्यूशन हमको गाइड करता है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हाँ चीज़ें कुछ अजीब हो रही है, कुछ गलत हो रही है या फिर गलत नहीं भी हो रही है, तो क्यों ना मैं इस सिचुएशन से बच जाऊं या बचने का कोई रास्ता है कि नहीं, क्योंकि सिचुएशंस काफ़ी अप डाउन होते हैं, स्टक होते हैं और उससे भाग पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे बढ़ती हूँ मैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी के बेस पे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि असल में दोनों एनर्जी एक ही हैं। ओके, तो एक ही एनर्जी है और स्प्लिट होकर के दो भागों में बट चुकी है और ये थर्ड डायमेंशन में है। ठीक है, फिफ्थ डायमेंशन में एनर्जी सेम है, ना तो वहाँ कोई मस्कुलाइन है ना तो वहाँ कोई फेमिनिन है। ठीक है, तो चूँकि ये दुनिया भगवान को बनानी थी, ईश्वर को बनानी थी और इस दुनिया को मायावी दुनिया कहते हैं, तो यहाँ सब कुछ चीज़ें एक खेल की तरह रचा गया है और खेल को खेलने के लिए डिवाइन खुद ही एक मेल बन जाते हैं, एक फीमेल बन जाते हैं। हम डिवाइन के एक पार्ट हैं। ठीक है, तो उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के बच्चे हैं हम। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो भागों में चीज़ें स्प्लिट हो गई और स्प्लिट होने के बाद एक फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एक मस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। चूँकि दोनों एनर्जी अगर सेम रहेगी तो चीज़ें इंटरटेनमेंट मतलब चीज़ों को एंटरटेनमेंट में नहीं लाया जा सकता है। तो इंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ ये सब प्लानिंग किया गया है, सब कुछ प्लानिंग के तहत ही है कि एक अनुभव लिया जाए थर्ड डायमेंशन का, एक अनुभव लिया जाए इंटरटेनमेंट का और इसके सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये अनुभव में लेने के लिए चीज़ें रची गई हैं और जब ये अनुभव पूर्ण समाप्त हो जाता है यानी कि पूर्णता की ओर हो जाता है, तो फिर चीज़ें अलग लेवल पर काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर चली जाती, कहने का मतलब है कि चीज़ें फिर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और उसको ही फिर ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब सोल्स लो वाइब्रेशन में होती हैं तो एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जब सोल्स हाई वाइब्रेशन में पहुंचना शुरू कर देती हैं तो वहाँ सोल्स जागना शुरू कर देती हैं और वहाँ इंटरटेनमेंट ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही इंटरटेनमेंट ख़त्म होने शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि सोल्स जागना शुरू कर देती है, यानी कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि सोल्स जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है तो वो फिर धीरे धीरे डिटैचमेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और अकेली हो जाती है, लोनलीनेस में चली जाती है। और जैसे कि ईश्वर अकेले हैं उसी तरीके से वो भी सोल्स अकेली हो जाती हैं और फिर जाके अपने ओरिजिनल जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है और फिर लास्टली वो डिवाइन के साथ वो मर्ज हो जाती है, क्योंकि उनकी और उनकी दोनों की एनर्जी सेम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये जर्नी का मैंने बिल्कुल अंतिम पार्ट बता दिया, मृत्यु से पहले वाली पार्ट को मैंने बताया। ठीक है, तो अब चलते हैं कि ऑन ऑफ सिचुएशन कैसे होता है। तो देखिए, जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हो, बबल फेज ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से ही ये सिचुएशन शुरू हो जाते हैं। तो दरअसल में होता क्या है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो फेमिनिन में बहुत अधिक होती है और वो अपने मस्कुलाइन साइड को खींचती है अपनी तरफ। तो यहाँ पर एनर्जी की खींचातानी होती है और मस्कुलाइन पार्ट अधिक होता है तो वो फेमिनिन को अपनी तरफ खींचती है। तो ये दोनों
एक चुंबक एक लोहे की तरह आप समझिए कि इस तरीके का एक वर्क होता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि दोनों सोल एक ही हैं। तो जिस चीज़ की कमी होगी उस चीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा होगा। आपकी लाइफ में आप ऐसे भी देखो कि जो चीज़ें आपके पास है उधर आपका ध्यान नहीं है। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ है, मगर उधर आपका ध्यान नहीं है। अगर आपके पास कुछ चीज़ें मिसिंग है, आप बोलोगे कि सब कुछ मेरे पास है, सिर्फ एक नौकरी की कमी है, तो आपका सारा ध्यान नौकरी की तरफ चला जाएगा। आप कहोगे सब कुछ तो मेरे पास है, एक घर होना चाहिए, तो सब ध्यान आपका घर की तरफ चला जाएगा। तो उसी तरीके से जो पार्ट जो मिसिंग होता है ना, उधर ध्यान चला जाता है। तो चूंकि फेमिनिन के पास मस्कुलिन एनर्जी ख़त्म होती है, यानी कि नहीं होती है, तो वो उसको मिस करती है और फिर ऑटोमेटिक रूप से ये एनर्जी की खींचातानी शुरू हो जाती है। उस चीज़ को वो पा लेना चाहती है, मस्कुलाइन भी उस चीज़ को पा लेना चाहते हैं जो उनके पास मिसिंग है। तो यहाँ से एनर्जी की खींचातानी शुरू होती है। ठीक है, अब समझते हैं कि ऐसा कब होता है कि दोनों एक दूसरे को मिस नहीं करते हैं, यानी कि ना तो मस्कुलाइन फेमिनिन की तरफ आते हैं, ना फेमिनिन मस्कुलाइन की तरफ आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि फेमिनिन ने अपने ऊपर वर्क किया और अपनी एनर्जी को बढ़ाया, अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को बढ़ाया। फेमिनिन एनर्जी तो उनके पास ऑलरेडी पहले से है, तो अब बढ़ाया तो मस्कुलाइन एनर्जी को बढ़ाया। और जब उनके पास मस्कुलाइन एनर्जी आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फुलफिल हो गई, यानी कि उनको अब उस एनर्जी की तरफ भागने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पर वो अपने आप को बैलेंस फील करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि फेमिनिन को लगता है कि अब मुझे उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है जो कि मेरी मजबूरी थी। कहीं ना कहीं फेमिनिन को भी ये चीज़ें पता लगती है कि 3D लेवल पर चीज़ें वो सही नहीं है कि किसी और के बसे बसाए घर में इंटरफेयर करे, किसी और का वो पति है, उन चीज़ों के बीच में घुसे। तो ये बातें कहीं ना कहीं फेमिनिन को 3rd डायमेंशन में ये चीज़ें पता होती हैं। 5th डायमेंशन में उनको पता है कि ये चीज़ें सेम है, हम दोनों सेम है, एक ही है, हम दोनों की एनर्जी मैच करती है। पर 3rd डायमेंशन में फेमिनिन को पता है ये बातें कि वो किसी का पति है या किसी का बेटा है या नहीं भी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसल्टिंग उनको लगता है कि मैं किसी के पीछे जाऊं और मतलब इंतज़ार करूं या वहाँ से बिल्कुल कुछ भी रिस्पॉन्स ना मिले और मैं उधर ही जा रही हूं। तो ये चीज़ें फेमिनिन को इंसल्टिंग बहुत ज़्यादा फील होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस जर्नी में जो कि एनर्जी को बैलेंस नहीं होने देती है। और यहाँ पर जो सोसाइटी प्रेशर है ना, वो भी भयंकर रूप से है। हाँ, मस्कुलाइन जो हैं वो सोसाइटी प्रेशर में जीते हैं। वो जो कार्मिक हैं, थर्ड पार्टी हैं, उसको वो रिलीज कर देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो डर फियर की एनर्जी में होते हैं। तो ये चीज़ें भी काम करती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जब दोनों नहीं मिल पाते हैं तो एनर्जी भी बैलेंस होने में बहुत परेशानी होती है। और बाय बर्थ ऐसा होता है दोनों की एनर्जी में कि उनके पास मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है और फेमिनिन के पास फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ ईगो वाली सिचुएशन कब आती है? जब फेमिनिन के पास मस्कुलाइन एनर्जी अधिक हो जाती है। मस्कुलाइन के पास तो ऑलरेडी मस्कुलाइन एनर्जी है, तो अब दोनों मस्कुलाइन एनर्जी की आपस में टकराहट शुरू हो जाती है। और मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब होता है कि आप चीज़ों को माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। तो जैसे ही आप माइंड से चीज़ों को ऑपरेट करते हो, आप 3rd डायमेंशन में चले जाते हो। और 3rd डायमेंशन में जाते ही फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से सेपरेशन भी शुरू हो जाता है। दोनों के बीच कितना सेपरेशन होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आजीवन, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि रीयूनियन का क्या मतलब होता है और दोनों कैसे फिर रीयूनाइट हो जाते हैं। तो चलिए इसकी विषय में बात कर लेती हूँ। तो देखिए, जब फेमिनिन अपने मस्कुलाइन साइड को बैलेंस कर लेती है और अपना इनर वर्क कंप्लीट करती है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि क्योंकि जर्नी का जो सेकंड पार्ट है इसमें इनर वर्क करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जर्नी के फर्स्ट पार्ट में आप सेल्फ लव कीजिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जर्नी के सेकंड पार्ट में आपको इनर वर्क करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो जर्नी में देखिए 3 चीज़ें ऐसी हैं।
पहले पार्ट में आपको सेल्फ लव करना पड़ता है, सेकंड पार्ट में आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, जो भी इनर वर्क आपको दिया जाता है उन चीज़ों पर काम करना होता है, और थर्ड जो लास्ट स्टेज होता है यानी कि 5th डायमेंशन में जब आपकी सोल पहुंच जाती है तब आपको सेवा का काम करना होता है, यानी कि जिसको सोल पर्पस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जर्नी स्टेप बाय स्टेप आपको ले जानी होती है। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन ऐसे देखा जाए तो पूरी लाइफ टाइम बनी रहती है, लेकिन ये चीज़ें फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा उठापटक होती है एनर्जी की, सेकंड पार्ट में एक यूनियन फॉर्म में आ जाती है, और थर्ड पार्ट होते होते यानी कि अंतिम भाग जो रियूनियन का होता है, यानी कि जब फेमिनिन सोल पर्पस कर रही होती है, चीज़ें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, बिल्कुल पीस में चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जर्नी 3 भागों में 2 भागों में आप ऐसे बांट सकते हो, और इस तरीके से जर्नी एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन कहा जाए तो फुल्ली चीज़ें जो है वो थोड़ा बहुत बनी रहती है, और सब कुछ एनर्जी का फ्लैक्चुएशन है। और फिर सेकंड पार्ट होते होते जर्नी का क्या होता है कि जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो अब उनके अंदर इमोशन जागने शुरू हो जाते हैं। अब उनको भी 5th डायमेंशन से ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि अब वो 3rd डायमेंशन से ऑपरेट करेंगे तो फेमिनिन फिर उनसे डिटैच कर लेगी, खुद को डिटैच कर लेगी, तो ये डर उनको सताने लगता है। तो ऐसे में फिर दोनों के बीच रीयूनियन हो जाता है, और मस्कुलाइन जो है फेमिनिन एनर्जी में आ जाते हैं, और जो फेमिनिन होती है जो कि अपनी एनर्जी को बैलेंस की हुई रहती है, तो वो स्टेबल रहती है और अपना सोल पर्पस करती रहती है। तो फिर लास्टली ऐसा भी हो सकता है कि जर्नी में दोनों मिल करके सोल पर्पस करे, क्योंकि मस्कुलाइन को फिर फेमिनिन जो है वो ट्रिगर देना शुरू करती है जब उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ कहा जाए तो एनर्जी का खेल है, और सब कुछ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो जर्नी का एक पार्ट ऐसा भी होता है, जब फर्स्ट पार्ट होता है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी होती है, और मस्कुलाइन को ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती है कि मुझे कैसे जर्नी में आगे चलना है, और फेमिनिन को भी समझ नहीं आती है कि मुझे कैसे इस जर्नी में आगे चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ में स्टकनेस होता है। मस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि मैं थर्ड पार्टी को डील करूं कि अपनी फेमिनिन को डील करूं, और दोनों के बीच वो झूलते रहते हैं। इधर वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते, और उनका भी उनको लगता है कि प्रेशर, एक तरीके से कहा जाए तो सोसाइटी प्रेशर, ठीक है, और फेमिनिन के साथ वो अपनी एनर्जी बैलेंस करना चाहते हैं, बट वो थर्ड पार्टी का सिचुएशन होता है, तो थर्ड पार्टी को रिलीज नहीं कर पाते, ऐसे में दोनों का यूनियन नहीं हो पाता है। ठीक है, और इधर फेमिनिन के लिए एक स्टक सिचुएशन इसलिए डाला जाता है क्योंकि फेमिनिन को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करनी होती है। तो जानबूझकर कहा जाए तो पूरी तरीके से एक स्टक सिचुएशन तैयार किया जाता है, ताकि फेमिनिन को वहाँ कुछ भी कमिटमेंट ना मिले, और फेमिनिन जो है वो मस्कुलिन से भी आगे जाए और अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। यहाँ तक फेमिनिन क्या करती हैं कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, उनको ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ मस्कुलिन तक है, और वो बस वही इर्द गिर्द में घूमती रहती है और एनर्जी का फ्लक्चुएशन बना रहता है। तो लास्टली जब फेमिनिन को वहाँ से ट्रिगर मिलने शुरू होते हैं मस्कुलाइन से, और वहाँ से उनको कमिटमेंट नहीं मिलता है, थर्ड पार्टी को रिलीज़ नहीं किया जाता है, तब कहीं ना कहीं फेमिनिन को ये बातें समझ में आ जाती है। और इन बातों को समझते समझते फेमिनिन की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि बहुत लंबा समय उनको लगता है इन बातों को समझने में कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि बस अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और फिर उनको सडन अचानक से उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें तो कभी ठीक होंगी ही नहीं। तो इस तरीके से एक लंबा ड्यूरेशन खींचा जाता है, और ये एनर्जी का फ्लक्चुएशन उनकी लाइफ में बना रहता है, जब तक कि चीज़ों को वो अनुभव नहीं कर लेती हैं, चीज़ों को वो डीप लेवल पर समझ नहीं लेती है, सोल लेवल तक अनुभव नहीं कर लेती हैं कि चीज़ें कहना क्या चाहती हैं, असल में डिवाइन की इच्छा क्या है, असल में मेरी जर्नी को किधर लेके जाना है। तो जब तक ये बातें फेमिनिन को समझ में नहीं आती है, ये
एनर्जी का फ्लैक्चुएशन बना रहता है। कभी कभी उनको लगता है कि इसके लिए मस्कुलाइन जिम्मेवार हैं, कभी कभी उनको लगता है कि उनके जो भी कार्मिक है वो जिम्मेवार हैं, तो वो जिम्मेवारियां भी अपनी नहीं लेती हैं। इन चीज़ों को वो समझ नहीं पाती कि इन चीज़ों के पीछे असल में कौन जिम्मेवार है। कोई जिम्मेवार नहीं है इन चीज़ों के पीछे। अगर वो अपनी जिम्मेवारी को लेती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक समझदार इंसान बन चुकी है, यानी कि वो कुछ सीख चुकी हैं, जर्नी की सच्चाइयों को समझ चुकी है। जब तक वो ब्लेमिंग वाली एनर्जी में रहती है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं थर्ड पार्टी को रिलीज कर दिया जाए तो मेरे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहीं से कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में अगर मनी का प्रॉब्लम है, मनी का शॉर्टेज है, उनको लगता है अगर मनी मेरे लाइफ में आ जाए तो मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो ये सब कुछ फैमिली ना लोअर फ्रीक्वेंसी से डील करती है, यानी कि बिल्कुल थर्ड डायमेंशन से वो डील कर रही होती हैं। तो जब तक फैमिली इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगी, ये एनर्जी का फ्लैक्चुएशन बना रहेगा, ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहेगा। डीएम इसी तरीके से आएंगे, अप की एनर्जी लेंगे, फिर आपसे विदा हो लेंगे, फिर चीज़ें इसी तरीके से कंटिन्यू उस वही लूप में आप पड़े रहोगे, वही चीज़ें रिपीट होंगी, बार बार चीज़ों को दोहराया जाएगा, फिर आपको लगेगा कि जहाँ से चली थी मैं वहीं पहुँच गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यानी कि फैमिली को ये बातें समझने की ज़रूरत है कि कार्मिक का भी कोई कसूर नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार फैमिली जो है वो काफ़ी पावरफुल होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो भी है कभी कभी वो उन चीज़ों के लिए ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी शुरू कर देती हैं, गलत ट्रैक पे चली जाती हैं। वो कार्मिक को ही या थर्ड पार्टी को ही डिटैच करने के लिए कुछ मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर देती हैं। तो ये सब चीज़ कुछ वो गलत ट्रैक को पकड़ लेती हैं। तो कहीं ना कहीं जर्नी में गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, और जब फैमिली गाइडेंस पे चलती है तो जर्नी स्पीडली आगे बढ़ती है, यानी कि वो स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाती है। और अगर बिना गाइडेंस के चलती है तो गलत ट्रैक पकड़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। यानी कि मैं तो बोलती हूँ जर्नी में कि अटकना और भटकना। फर्स्ट पार्ट में आपके भटकने का चांस है और सेकंड पार्ट में अटकने का चांस है। तो दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में बनी रहती है, और जर्नी को डिले करने के लिए दोनों चीज़ें जिम्मेवार है। ठीक है, तो ऑन ऑफ सिचुएशन को दूर किया जा सकता है अगर फैमिली अपना इनर वर्क करे, सेल्फ लव करे और चीज़ों को समझने के लिए किसी की मदद ले। ठीक है, तो पूरा होल जर्नी का मैंने बता दिया दोस्तों कि किस तरीके से जर्नी को कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, और इन ऑन ऑफ सिचुएशन के पीछे सब कुछ एनर्जी का खेल है। तो जब फैमिलीन एनर्जी की अधिकता हो जाती है तो वो मस्कुलिन को बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो मिस करती है अपने काउंटर पार्ट की तरफ तेज़ी से भागती है, या तो कॉल लगाती है या वेटिंग में चली जाती है, या फिर मिलना हो तो बॉडी वाइज वैसा मिलने के लिए उनसे परेशान हो जाती है। तो सब कुछ एनर्जी का फ्लैक्चुएशन की वजह से है, और जैसे ही एनर्जी को बैलेंसिंग किया जाता है, बैलेंस कर लिया जाता है, सब चीज़ें ऑटोमेटिक रूप से चीज़ें फिर ठीक हो जाती है। तो यहाँ ऑन ऑफ सिचुएशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है एनर्जी। ठीक है, फैमिलीन एनर्जी अधिक होती है, और इसी अधिकता की वजह से वो बार बार मस्कुलिन की तरफ जाती हैं, वहाँ से उनको रिजेक्शन मिलता है, फिर वो संभलती हैं। और जब वो मस्कुलिन एनर्जी में होती है, देखिए एनर्जी दोनों ही होती है, बारी बारी से आती जाती रहती है बॉडी में, तो ये कलेक्टिव लेवल पर भी काम करती है। ठीक है, तो जैसे ही फैमिलीन में मस्कुलिन एनर्जी की अधिकता होती है, कभी कभी एनर्जी स्विच भी करती है। तो जैसे ही मस्कुलिन एनर्जी आती है उनके अंदर, उनको लगता है कि मैं फुल्ली बैलेंस हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी मस्कुलिन की ज़रूरत नहीं है, और वो सब चीज़ें गलत थी, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वो फिर जो थर्ड पार्टी है उसके लिए भी वो सोचने लग जाती हैं कि उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो फिर स्टेबल हो जाती हैं, उनको अच्छा फील लगता है। लेकिन जैसे ही वो फिर फैमिलीन एनर्जी में टैप करती हैं, फिर एनर्जी का उथल पुथल स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। तो सब कुछ एनर्जी की वजह से ही होता है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जर्नी के फर्स्ट पार्ट में हो और बहुत तेज़ी से आप मस्कुलिन की तरफ रन कर रहे हो तो आपको सेल्फ लव में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।